नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसआर वीडियोज में। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी हस्ती की जिसने अपना काम शुरू किया था 2000 रुपये से 1978 में गोरखपुर से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। और एक स्कूटर से ये चलते थे। और इन्होंने अपने जीवन का जो सफ़र है 2000 रुपये से शुरू करके और मतलब फर्श से शुरू करके आज तक गए। इनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था जब मतलब देश का ऐसा कोई मतलब बड़ा आदमी नहीं था, ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी जो इनके पास ना जाती हो। कोई भी कार्यक्रम हो बड़ा तो देश के सभी जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिकल लीडर्स, सब के सब यहाँ पे जाके हाजिरी देते थे। फिर चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे ममता बनर्जी रही हों, चाहे कोई भी नेता, ऐसा कोई भी प्रसिद्ध नेता नहीं था जो इनसे ना मिला हो। और शायद ही ऐसा कोई एक्टर होगा जो इनसे ना मिला हो। शाहरुख खान, सलमान खान, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, अगर सिंगर्स की बात करें, लता मंगेशकर, सोनू निगम, कुमार सानू, सर वो मतलब बड़ी हस्ती इनके यहाँ जाती जाती थी। देश के अपने देश के पॉलिटिकल लीडर तो छोड़िए, अब मतलब अदर कंट्रीज के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में आते थे वो भी सहारा श्री से जरूर मिलते थे एक बार। फिलहाल 16 नवंबर की रात में 10:30 बजे के आसपास इनका कार्डियक अरेस्ट से स्वर्गवास हो गया है। तो इनके बारे में और बात शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। ये देश की एक बहुत बड़ी हस्ती थे और सबसे मेन जो चीज़ थी जो इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो ये थी कि इनकी हर एक्टिविटी, इनका हर काम, इनका हर चीज़ देश को समर्पित रहता था। इनका कोई रिलीजन नहीं था, इन्होंने किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया। इन्होंने जब भी ये पूजा करते थे तो भारत माता की पूजा करते थे। कहीं भी इन्होंने कुछ भी किया हमेशा सब राष्ट्र को समर्पित किया अपना। और मतलब एक दौर ऐसा भी था कि जब 2004 में देश में दूसरी सबसे बड़ी मतलब कंपनी जो थी वो सहारा इंडिया थी, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली। एक नंबर पे रेलवे थी। रेलवे के बाद अगर देश में किसी ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए थे तो वो थी सहारा इंडिया। और इस कंपनी की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अपनी कंपनी कभी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के नाम से नहीं पुकारते थे, ये अपनी कंपनी को एक परिवार के नाम से पुकारते थे, सहारा इंडिया परिवार। सहारा इंडिया में काम करने वाला हर कर्मचारी इनके परिवार का एक सदस्य था। उत्तराखंड में जब त्रासदी आई तो वहाँ पे 2013 में 1000 वॉलंटियर सहारा इंडिया की तरफ से वहाँ हेल्प करने के लिए गए थे। 25 मेडिकली इक्विप्ड वैन, एम्बुलेंसेस वहाँ भेजी गई हेल्प करने के लिए। 10,000 मतलब 10,000 प्री फैब्रिकेटेड हाउस वहाँ पे बनाए गए सहारा इंडिया की तरफ से। और जिन लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे उन लोगों के लिए वहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई। और तब तक जब तक कि उनके लिए पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक उनकी हेल्प कंटिन्यू रखी गई। और 1 लाख ड्रिंकिंग वाटर की बोटल्स वहाँ पे भेजी गई सहारा इंडिया के द्वारा। और जब कारगिल युद्ध में सहारा श्री ने शहीदों के परिवारों की हेल्प की तो उसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। 26 जनवरी 2001 को जब भुज में अर्थक्वेक आया, बहुत खतरनाक वाला भूकंप था, इतना सबको पता ही है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बेघर हो गए और बहुत सारे लोगों की जान गई। सहारा इंडिया ने उस टाइम पे इमीडिएट एक्शन लेते हुए वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी हेल्प से वहाँ पे जो भी संभव मदद थी वहाँ पे की। इसके अलावा भुज में ही सहारा इंडिया द्वारा एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से एक पूरा गांव बसाया गया और जो लोग बेघर हो गए थे उन लोगों को वहाँ पे आवास प्रोवाइड कराया गया। गांव का नाम है भीमासर। आप कभी भी सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने गांव के एंट्रेंस पे भारत माता की एक स्टैच्यू भी बनवाई। This is the village Bhimasar, which is situated 50 kilometers away from the Bhuj in the Kutch district. In 2001, the earthquake destroyed whole Kutch district, mainly the city Bhuj, which is badly affected by the earthquake. Sahara India established a village named Bhimasar to help the people who lost their houses in the earthquake. Village is also known as Sahara Gram, as Sahara India दो established. चार एग्जाम्पल हैं जो मेरी जानकारी में और मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने इतना कोई गहन अध्ययन नहीं किया है, बट फिर भी एक जो कुछ भी अध्ययन किया है उसमें ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सहारा इंडिया ने देश के लिए, देश के प्रति समर्पित की हैं। हमारे देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद रोजगार प्रोवाइड करना ही एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सहारा इंडिया ने कभी किसी भी इन्वेस्टर के साथ गलत नहीं किया है। वो और बात है कि परिस्थितियाँ टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ खामियां पाई गई हैं। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी होती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो कुछ ना कुछ कमियां थी, उनमें सुधार होना धीरे धीरे संभव था। लेकिन सहारा इंडिया के जो इन्वेस्टर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनके अंदर काफ़ी एक उम्मीद भी थी कि एक बार सहारा इंडिया कम बैक करेगी फिर से। बट
सहारा श्री के जाने के बाद ये उम्मीद टोटली खत्म ही हो गई एक तरह से कि अब सहारा इंडिया शायद ही कभी कम बैक करे। मुझे तो नहीं लगता कि कभी कम बैक करेगी, क्योंकि अभी उसका कोई संचालन करने वाला कोई है नहीं। उनके जो बच्चे थे वो विदेशों में सेटल हो चुके हैं, और वो उनकी अंतिम क्रिया जो होती है, जो मुखाग्नि देने की जो फॉर्मेलिटी होती है, वो करने के लिए भी नहीं आए उनके परिवार के जो उनके बच्चे थे वो। अब क्यों नहीं आए, इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने खुद ही उनको बोला हो कि आप यहाँ पे मत आना, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता अपने से ज़्यादा रहती है, इतना तो सभी जानते हैं। तो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि जब मैंने कुछ किया नहीं, मैंने देश के लिए इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी मेरा ये हाल है। हो सकता है कि मेरे मरने के बाद जब मेरे बच्चे यहाँ पे आए, उनको भी यहाँ पे कस्टडी में ले लिया जाए और उनको भी मेरी तरह से परेशान किया जाए। ये भी एक वजह हो सकती है। देश के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की सहारा श्री ने बुरे वक्त में मदद की। इनमें से जो सबसे मुख्य नाम है वो है श्री अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी सहारा श्री के लंगोटिया यार टाइप थे। सहारा श्री का कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन में अमिताभ बच्चन को नजर आना तय था। और वही अमिताभ बच्चन सहारा श्री की डेथ पे एक सिंगल ना ट्वीट कर सके, ना कुछ बोल सके, इवन श्रद्धांजलि अर्पित तक करने नहीं आए। हुई तो मैंने देखा कि कौन लोग इसमें किन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अमिताभ बच्चन को मैंने चेक किया, कल भी चेक किया, सवेरे भी चेक किया। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट नहीं किया है सुब्रत राय को श्रद्धांजलि देते हुए, जबकि आज अमिताभ बच्चन जो कुछ भी हैं वो बदौलत सुब्रत राय है। ये बिल्कुल सच है। और कम से कम लखनऊ में और जो पत्रकारिता से जुड़ा या जो राजनीति से जुड़ा वो बहुत अच्छे से जानता है। फिल्मी दुनिया में भी लोग जानते हैं। अमर सिंह फेस बन गए थे। अमर सिंह का बड़ा नाम है, लेकिन अमर सिंह के पास पैसा नहीं था। वो पैसा जो था वो तो सुब्रत राय का ही था, और अमर सिंह से उनके बड़े क्लोज संबंध है, वो तो दूसरा एक कहानी हो जाएगी। तो इस आदमी को कम से कम एक ट्वीट तो कर देना चाहिए था सुब्रत राय के मृत्यु पे। तो कल रात में नहीं था, अपने बेटे के लिए फिल्म के बाद, और आज सवेरे तक, मैं दोपहर तक मैंने देखा, तब तक नहीं था। अब अभी कुछ किया हो तो मैं नहीं कह सकता। तो दोस्ती यार सोच समझ के करो, आजकल का जमाना मतलब का है। गवाह हूं कि 96, 95, 96, 97 जिस समय फाइनेंस कंपनियां भाग रही थी, और हिंदुस्तान की सारी फाइनेंस कंपनियां भाग गई थी, अकेली सहारा थी जो नहीं भागी थी। और जो उस समय पैसा मांग रहा था अपना, उसके मैच्योरिटी से पहले, उसको वो मैच्योरिटी से पहले पैसा दे रही थी। और एक उसका कंपटीटर यहाँ पैदा हुआ था, कुबेर फाइनेंस करके। उसमें मेरा भी 5,000 रुपए डूबा था। मेरे आज भी कागज रखे हैं, वो भी भाग गई। देखिए, सुब्रत राय से केवल एक गलती हुई जो हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति ने नहीं की थी, जो अब आपको इसका, ये सोनिया गांधी ये सब कहानी बात की है कि सुब्रत राय पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, और वो एक तरह से मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कुबेर हो गए थे। कि मतलब ये माना जाता था कि सुब्रत राय जो कुछ करेंगे वो मुलायम सिंह के लिए करेंगे, समाजवादी पार्टी के संबंध थे, और वो जग जाहिर थे, कोई लुके छुपे हुए नहीं थे उसमें। समझिए, चाहे वो साइकिलवादी हो, चाहे वो पंजावादी हो, चाहे हाथीवादी हो, चाहे कमलवादी हो, कोई वादी नेता हो, सबने स्वाद चखा सुब्रत राय की मेजबानी का, और भरपूर स्वाद चखा। आज वो ज्ञान बघारे और अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो ये समझिए कि वो ज्यादा धूर्त आदमी है। मैं इस बात के लिए मैं एक बार बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और साहस की तारीफ करूंगा कि कल जैसे ही मृत्यु की खबर आई तो योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी, उनके निधन पर दुख प्रकट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने प्रकट किया, क्यों ठीक किया उन्होंने। तो ये ढोंग नहीं करना चाहिए कि जब तक जीवित है, जब तक मौज ले रहा है, तब तक सब साथ है, और उसके बाद किनारे हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लीगल एक्शन उनके ऊपर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं हो सकता है दोषी भी हों। हालांकि उन्होंने ऐसे भी बोला था कि अगर मैं जरा सा भी दोषी पाया जाता हूँ, कहीं भी मैं गलत पाया जाता हूँ, तो मुझे सीधा हैंग कर दिया जाए। His creative consciousness is beyond my imagination, which is why when we call him Honorable Sahara Shri Ji, it is apt. He deserves that. But you know, every human, every institution, every legend passes through ups and downs in life. My next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons. He's in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. I challenge the whole world that we have not done anything wrong. Not a single fault you can get from us. One thing, and in last 32 years, Sahara has done against the law.
they can hang me. इतना कॉन्फिडेंस था उनमें, और इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने अपने सारे कागज, सारी प्रॉपर्टी उनकी सरकार ने फ्रीज कर रखी थी। और एमबी वैली जैसी जो उनकी सिटी सिचुएट की गई सबसे महंगी सिटी है। Once again, independent India's first planned hill city is bustling with hope, joy, and celebrations. सारी चीजों पे सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया था, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और आज भी नहीं है। अब तो वो चले ही गए, तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो कुछ भी था वो सब कुछ सरकार के हाथ में था। सरकार अभी भी अगर चाहे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रेस करके उनका पेमेंट कर सकती है। सर, ओवर टू यू। सुब्रता रॉय के ऊपर बहुत इल्जाम लगे थे, 25,000 करोड़ का स्कैम, चिदम्बरम के साथ उनकी बहुत नोक-झोंक, कांग्रेस उनको एकदम किसी भी तरीके से फंसाने में लगी हुई थी। जी सर, ओवर टू यू। देखिए, सुब्रत राय के बारे में आज जो कुछ बोला, अगर सच बोला जाए तो मेरी भूमिका डेविल्स एडवोकेट की हो जाएगी। सुब्रत राय को खलनायक बना दिया जाए, और खलनायक उनको लोग मानते हैं। तो पहली बात तो जो लोग कहते हैं ना कि पैसा लूट लिया, फलाना किया, ढिमाका किया, तो सुब्रत राय का जो पैसे की बात हो रही, तो वो पैसा ऑलरेडी 11,500-12 हजार करोड़, अब तो बता रहे सर 23,000 करोड़, वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास वो जमा है। सुब्रत राय का जो खेल था वो एक अलग खेल था। उसमें जो जो मुख्य उसके सूत्रधार है, करता धरता है, वो बड़ा पाक साफ बने हुए हैं। सरकार क्या चाहती है, क्या करती है, ये सरकार की मर्जी है। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सारा अपनी लड़ाई जी भर के लड़ी। वो चाहते तो नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह वो भी विदेश में भाग सकते थे और अपनी ऐश की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेश भागने की जगह, भगोड़ा कहलाने की जगह अपने देश में रहकर कानूनी लड़ाई, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया और यहाँ पे आखिरी सांस तक लड़ी। देश के हर न्यूज़पेपर में, हर लैंग्वेज में सहारा इंडिया के अलग अलग डेट्स में कंटेंट छापे गए। लोगों ने अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया। जो भी संघर्ष लोगों ने किया, इन्वेस्टर्स ने किया, वर्कर्स ने किया, सारा डे बाय डे मतलब न्यूज़पेपर्स में छापा गया, अलग अलग लैंग्वेजेज में छापा गया, अलग अलग प्रांतों में छापा गया। और जो भी सहारा इंडिया की तरफ से जो कुछ भी था वो एकदम ओपन था। पूरा उन्होंने एकदम सहारा से भी मैटर्स करके पूरा डिटेल एनालिसिस उन्होंने दिया था कि ये चल रहा है, इसका ये अपडेट है, ये अभी यहाँ पे केस की प्रक्रिया ये चल रही है। हर केस से उन्होंने कोशिश की कि जनता को अपडेट करा दे। 4 में टाइम मैगजीन में एक लेख छपा था, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया आफ्टर इंडियन रेलवे। मतलब भारत में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली अगर कोई संस्था थी तो वो थी सहारा इंडिया। 2013 में सहारा इंडिया के नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साथ 1,01,000 लोगों द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण को गाया जाना। जगह पर सहारा समूह के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रगान गाकर दरअसल ये रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए शुरू हो गया काउंटडाउन। 5, 4, 3, 2, 1। एक जमाना था जब देश में जो रैलियां होती थी या जो भी मतलब नेता आते थे, ये हमारे पास में एक अटसू है, अटसू में किसान विद्यालय में मुलायम सिंह यादव आते थे, तो वो सहारा इंडिया का हेलीकॉप्टर लेके आते थे। केवल मुलायम सिंह यादव ही क्यों, और भी कई सारे जो लीडर्स थे उस टाइम जो अपनी पॉलिटिकल रैलियां करते थे, तो सहारा इंडिया का हेलीकॉप्टर हायर करके लाते थे। एयर सहारा के नाम से सहारा इंडिया की फ्लाइट्स चलती थी। सहारा के कई सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, सहारा इंडिया के कई सारे मॉल भी हैं, सहारा इंडिया के कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एमबी वैली में 2 करोड़ से शुरू होके और 50 करोड़ तक की कीमत के घर थे। जब तक वो एक इंसान जिंदा था तब तक वो रुपया सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स का था, और आज जैसे ही उसका देहांत हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया, तो वो रुपया एकदम लावारिस हो गया है। और वो रुपया जो सेबी के पास पड़ा हुआ है वो सरकार अपने संचित निधि वाले खाते में ट्रांसफर करना चाहती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो रुपया लावारिस बिल्कुल नहीं है। वो रुपया हर उस गरीब आदमी का है जिसने एक एक पाई जोड़ जोड़ के अपनी बच्ची की शादी के लिए इकट्ठे करने की कोशिश की थी। वो रुपये उस आदमी का है जिसने इसलिए बचत की थी कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको कुछ अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे। वो रुपया उस आदमी का है जिसने अपना पेट काट काट के एक छोटी सी संचित निधि इकट्ठी करने की कोशिश की थी। इस खबर को कई सारे अखबारों ने दिखाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर को एक हाशिए पर डालने की कोशिश की गई है। उस हिसाब से फ्रंट पेज पे नहीं दिया गया है ताकि ज़्यादातर लोगों का ध्यान आकर्षित ना हो सके इस खबर पे। तो जो पैसा सेबी के पास पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्टर्स तक, जो भी जमा करता है, उन तक ना मिलने में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि सहारा इंडिया के जो जमा करता है उनमें उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। 100 आदमी है, 100 में अगर कोई 100 आदमी अलग अलग रास्ते चलते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। उन्हीं 100 में से अगर एक आदमी कोई लीडर हो जो उनको एक रास्ते पे लेके चले,
तो उसका कुछ परिणाम निकल सकता है, कुछ रिजल्ट निकल सकता है। अभी जो स्थिति है, इन्वेस्टर्स तो करोड़ों की संख्या में है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स को गाइड करने वाला कोई नहीं है, उनकी कोई लीडरशिप करने वाला नहीं है, इसलिए वो करोड़ों की जो संख्या है वो ना के बराबर है। संख्या बहुत ज़्यादा है जमाकर्ताओं की, करोड़ों में जमा करता है, लेकिन समस्या ये है कि उनके पास लीडरशिप नहीं है, उनके पास नेतृत्व नहीं है। कोई 8-10 आदमी ऐसे होने चाहिए सारा इंडिया के जमाकर्ताओं में जो मतलब सभी लोगों का, करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर सकें और एक लड़ाई लड़ सकें, सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर करें और अपना पैसा वापस मांग सकें। ऐसा फिलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं, और ना ही मुझे ऐसा कुछ होने की संभावनाएं नजर आती हैं। और बिना नेतृत्व के रुपया मिल जाए ये संभव है ही नहीं। तो जब तक एकता नहीं है तब तक कुछ नहीं है। भारत सरकार ने एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, CRCS करके सहारा रिफंड पोर्टल एक लॉन्च किया गया है। अगस्त में लॉन्च हुआ था और उसमें ये बोला गया था कि इस पे जो भी अप्लाई करेंगे उनको 45 दिन के अंदर अंदर रिफंड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये सिर्फ जमाकर्ता जो है उनको पता है। पोर्टल लॉन्च होते ही लोगों ने भारी संख्या में अप्लाई किया, 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस पर अप्लाई किया है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखो कितने लोगों को रिफंड मिला है तो 18 लाख में से शायद 1800 लोग ऐसे होंगे जिनको रिफंड मिला होगा। बाद बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी जमाकर्ता हैं, सबके पोर्टल पे जो भी उन्होंने ऑनलाइन क्लेम दाखिल किया है सभी में कुछ न कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखाकर और उसको लटका के रखा हुआ है। उन्होंने ऐसी कमियां बताई हैं कि मतलब जो जमा करता है वो सहारा के ऑफिस में जाके उन कमियों को एडिट करवाए, उनको सुधार करवाए। लेकिन जब सहारा के ऑफिस ही बंद हो गए तो कमियां घंटा सही होंगी। तो कुल मिला के ना वो कमियां सही होंगी और ना जमाकर्ताओं का रुपया वापस मिलेगा। तो अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस टाइम पे वो जो राशि है 25,000 करोड़ की, उसका उपयोग गरीबों के उत्थान और जन कल्याण के लिए किया जाएगा। जैसा कि MP में भी 10,000 करोड़ रुपए MP सरकार ने लोन पे लिए थे और उसके बाद बोला गया कि लाडली बहना योजना के तहत तो अभी 1200 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो 3,000 तक बढ़ा के कर दिए जाएंगे। इसी तरह की योजनाएं आएंगी क्योंकि 25,000 करोड़ की जो राशि है वो उतनी कम नहीं होती है। तो देखते हैं, खैर हम भी एक इन्वेस्टर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारी तो खैर कोई औकात नहीं है। बट ये है कि सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगर सरकार की इच्छा होगी कि इन्वेस्टर्स को रुपया वापस किया जाए तो सरकार कुछ ना कुछ उसके लिए पहल करेगी। लेकिन जिस तरह का रवैया चल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसी संभावनाएं 0 के बराबर है। वीडियो का मकसद किसी पर उंगली उठाना या किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जागरूक किया जा सके और क्या चल रहा है उसके बारे में आपको अपडेट किया जा सके। कुछ लोग उल जलूल किस्म के कमेंट्स कर रहे थे सहारा श्री के ऊपर या उनकी डेथ के बाद। उन लोगों को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। उसके और मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो फालतू में मुंह बजाने का कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट आपको उसके बारे में पहले पता करना चाहिए कि वो आदमी कैसा था, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसने क्या क्या किया है। उसके बाद उस पर आप कुछ भी प्रतिक्रिया दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है आप भी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स हों, आप नहीं होंगे तो आपका पड़ोसी होगा। लेकिन लोगों ने अगर ऑनलाइन सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया होगा तो आपके भी, अगर आप दोबारा लॉगिन करके देखेंगे अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट और मोबाइल नंबर डाल के जब OTP आप सत्यापित करके देखेंगे तो आपके भी क्लेम में जरूर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर होगा। शायद ही कोई लाखों में 2-3 ऐसे होंगे जिनके पास उनका रिफंड आया होगा। नहीं तो मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 100, 150, 200 क्लेम किए हैं और उनका एक भी रुपया वापस नहीं आया है। और 45 दिन छोड़ो, उन्होंने अगस्त में अप्लाई किया था और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी खत्म होने वाला है अभी तो, और आज दिन तक उनका 1 रुपया नहीं वापस आया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप हमारे चैनल SR वीडियो से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।